नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत करता हूं आपका वीर शिवाजी क्लासेस में। दोस्तों, आपके लिए लाया हूं क्लास 7 का चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए साइंस की दुनिया में डूब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप, यानी अलग अलग जानवरों को उनके फूड के हिसाब से क्लासिफाई कीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में बांटिए। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के नाम दे रखे हैं आपके बुक्स में, उनको मैंने सबको एक टेबल के फॉर्म में बना लिया है। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही टेबल सा बना लेना, या फिर यहाँ पे हर्बीवोर्स लिख के उसके आगे इन जानवरों के नाम लिख देना, नीचे में कार्निवोर्स लिखना और उसके आगे उन जानवरों का नाम लिख देना। तो हर्बीवोर्स में मैंने रखा है काउ, गोट, स्पैरो, बफेलो और डियर। हर्बीवोर्स यानी ऐसे जानवर जो कि घास खाते हैं या प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। उसके बाद है कार्निवोर्स, यानी ऐसे जानवर जो कि मीट खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। वो है हमारे टाइगर, लायन और फ्रॉग। अगला है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स यानी ऐसे जानवर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं। इसमें रखा है ह्यूमंस को। अगले हैं स्कीवेंजर्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। इसमें मैंने रखा है वल्चर और कॉकरोच को। अगला है डीकम्पोजर्स, यानी जो एनिमल या प्लांट की बॉडीज को सड़ाते हैं, उन्हें हम उसमें रखा है बैक्टीरिया को। अगले हैं पैरासाइट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए। इसका एग्जांपल है टिक, जो कि हमारे बफेलो कुत्ते के ऊपर पे लगी रहती है, उसकी स्किन पे चिपकी रहती है। अगला है सैप्रोफाइट्स, यानी ऐसे जानवर जो डेड प्लांट्स के ऊपर में ग्रो करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। इसका एग्जांपल है फंगस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैच द पेयर, यानी हमें इन्हें मैच करना है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि आपका इस वीडियो को लेकर कैसा भी एक्सपीरियंस है, अच्छा हो बुरा हो, या आपको कोई सजेशन हो या आपको कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये वीडियो आप तक पहुँच भी पा रही है या नहीं पा रही है। थैंक्स फॉर कमेंटिंग। पहला है हमारा पैरासिटिक प्लांट। तो यहाँ पे कसकटा हमारा पैरासिटिक प्लांट है। कसकटा दोस्तों वही येलो वायर लाइक जो होता है विदाउट लीफ का। अगला है इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी जो कीड़ों को खाते हैं, तो इसका है ड्रोसेरा। हाँ, वही जो आपकी बुक में लाल से रंग का फ्लावर बन रखा है, जिससे कि इंसेक्ट एक चिपक भी गया है ऊपर से आकर बैठकर। अगले हैं हमारे सेप्रोफिटिक प्लांट्स। तो ये है हमारा मशरूम। क्या होते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट? जो कि डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट के ऊपर में ग्रो करते हैं और उसको खाते हैं। अगला है सिम्बायोटिक प्लांट, वो है हमारा लिचन, एल्गे और फंगस के एक साथ मिलने से बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड। ए पूछ रहा है, व्हाई डू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? आंसर सुनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन फॉर नंबर 1 पॉइंट, to supply the energy required for doing work. Second point, growth and development of the body. Third point, to replace the damaged cells and repair tissues. And fourth point, to fight diseases. कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको न्यूट्रिशन यानी खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली चीज, हमें काम करना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए ताकत, तो इसके लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है, यानी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज है ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती रहे, जैसे कि हम पहले बच्चे थे और अभी हम बढ़ते बढ़ते बड़े होते जा रहे हैं। थर्ड है, हमारी बॉडी में जो भी सेल डैमेज हो जाता है, ये टिश्यू डैमेज हो जाता है, कभी चोट लग जाती है उससे, तो
उसको रिपेयर करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत है। और फोर्थ है टू फाइट डिजीजेस, यस, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे जम्स आके हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, और अगर हमारी बॉडी उन्हें किल नहीं करेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में फूड कैसे बनता है, इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। नीचे में एक रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives food plus oxygen। दोस्तों, इसका मतलब है कि जब पौधे को सनलाइट मिलती है तो जो उसके पत्ते में क्लोरोफिल होता है वो नीचे जड़ों से वाटर और मिनरल को लेता है और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर करता है फोटोसिंथेसिस, जिससे कि हमारा फूड बनता है, यानी ग्लूकोज। इसी चीज को यहाँ पर एक इक्वेशन के द्वारा बताया हुआ है। दोस्तों, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस आंसर को पेपर में लिखो तो ये इक्वेशन बहुत जरूरी से लिखना, क्योंकि इसके आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे अगर ये लिख दी तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, वाटर का फॉर्मूला है 6H2O, फूड का फॉर्मूला क्या है C6H12O6, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है हमारा O2। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द पैरासिटिक प्लांट्स, नेम देयर डिफरेंट टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ईच। यानी पैरासिटिक प्लांट से आप क्या समझते हो और अलग अलग टाइप के पैरासिटिक प्लांट्स बताओ और उनके एग्जांपल्स भी दो। तो आंसर जानते हैं। पैरासिटिक प्लांट, द प्लांट that grows on the body of other plants to obtain food are called as parasitic plants. Parasitic plants are of two types, completely parasitic plant and partially parasitic plant. अब completely parasitic plant में है the plant which are completely dependent on the host plant for food, water and minerals are called as completely parasitic plants. एग्जाम्पल है कसकटा। सेकेंड, पार्शियली पैरासिटिक प्लांट्स, सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल्स एज दे डू नॉट हैव द रूट्स। एग्जाम्पल है लोरांथस। अब इसे समझ लेते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर में ग्रो करते हैं ताकि वो उस प्लांट की से फूड, वाटर और मिनरल्स को ले सकें। अब पैरासिटिक प्लांट्स भी दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो पूरी तरीके से अपने होस्ट प्लांट पर खाने के लिए, पानी के लिए और मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे को हम कहते हैं कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल कसकटा। और पार्शियली पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं और उससे अपना फूड भी बना लेते हैं, लेकिन आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी हमें वाटर की जरूरत है, लेकिन इन विचारों के पास तो रूट्स है ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, जिस प्लांट पे उगे होते हैं उसी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और मिनरल्स को। अब देखो, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है अपने होस्ट प्लांट पे, खाना खुद बनाते हैं, पानी प्लांट से लेते हैं, होस्ट प्लांट से, इसलिए इन्हें हम पार्शियली पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। पार्शियल का मतलब होता है आधा। इसका एग्जांपल लोरांथस है। ये रहे दोस्तों दोनों के दोनों। दोस्तों, ये रहा कसकटा, जिसे कि आपके बुक में भी बता रखा है येलो येलो वायर लाइक स्ट्रक्चर्स विदाउट लीव्स।
ये है कंप्लीटली पैरासिटिक। और ये रहा लॉरांथस, देखो ग्रीन रंग का है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है बट पौधे से वाटर ले रहा है, तो ये है मेरा पार्शियली पैरासिटिक प्लांट। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके अलग अलग स्टेप्स हमें बताओ। तो इसका आंसर करेंगे द फूड वी ईट needs to be broken down to soluble form so that it can be easily absorbed into our blood and can be transported to different organs where it is needed. So in animals, there are various steps in nutrition. First one है ingestion. Food is taken into the body. सेकेंड है डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ सॉल्युबल फूड टू द ब्लड। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एंड फिफ्थ इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम दी बॉडी। अब हिंदी में समझते हैं। जो भी दोस्तों हम खाना खाते हैं वो काफी मोटा मोटा होता है, मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब होने लायक नहीं होता है। तो ब्लड में एब्जॉर्ब होने से पहले उसे बहुत अच्छे से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर काम आता है डाइजेशन का, कुछ एंजाइम्स उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम स्टेप्स में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप है हमारे न्यूट्रिशन का इंजेशन, यानी हम हाथ से खाना उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं। अब हमारे मुंह में खाना जब जाता है हम उसे चबाते हैं और उसके बाद में निगल लेते हैं। तो दोस्तों निगलने को इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। अब अगला स्टेप होता है डाइजेशन, यानी जो फूड हमने निगल लिया है वो है काफी मोटा मोटा, अब उसका काफी ब्रेक डाउन होना है। तो हमारे पेट में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड को ब्रेक डाउन करके बहुत छोटा 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 इतना छोटा कर देते हैं कि वो आसानी से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, यानी जो सॉल्यूबल फूड हो गया था, बिल्कुल एक घोल सा बन गया था, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड उस फूड को कहां लेके जाएगा? हमारी पूरी बॉडी में फैला देगा, हमारे एक एक ऑर्गन तक ये फूड चला जाएगा। वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारे बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज इसको यूज करेंगे। किसके लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब हमारे सेल्स और टिश्यूज इसकी एनर्जी बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और आखिरी है कि एनर्जी भी बन गई, लेकिन दोस्तों सारा का सारा फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब या एसिमिलेट नहीं होता है। तो जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो होता है वेस्ट प्रोडक्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे कि हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो बॉडी से वेस्ट फूड को बाहर निकालने की प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेम सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑल लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी, यानी कुछ ऐसे यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए जिनकी बॉडी में सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो आंसर है इसका इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा, all the life processes take place within their body. Life processes include respiration, digestion, excretion, etc. यानी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में सारे लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन,
यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और बदले में बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होना, ये भी होता है। डाइजेशन यानी उनमें फूड भी डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि हमने बुक में देखा ही था कि अमीबा में किस तरीके से फूड डाइजेस्ट हो जा रहा है। एक्सक्रीशन यानी जो फूड हमारा डाइजेस्ट होकर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव रीजंस ए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर अट्रैक्टिवली कलर्ड, यानी हमें रीजन दीजिए कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो कलरफुल क्यों होते हैं। तो आंसर है, insectivorous plants feed on insects, but they cannot move as animals do. So they have adopted a technique, that is, they have become attractively colored so that insects get attracted towards them, thinking that it is a juicy flower. Once insect sits over them, plant's sticky fruit traps it and it is eaten by the plant. यानी इसका अर्थ है दोस्तों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं, ये हमें पता है, लेकिन साथ में ही प्लांट्स तो मूव भी नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है। तो अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो कैसे करके इंसेक्ट को पकड़ेंगे। तो वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अट्रैक्टिवली बना दिया, जैसे कि एक फूल होता है, और साथ साथ में वो कुछ जूसी सा भी छोड़ते हैं। अब इसके ऊपर में इंसेक्ट आता है बड़ा खुश होकर कि आज तो बहुत सारा खाना मिलेगा। अब वो इंसेक्ट सीधा जाके फूल के ऊपर में चिपक जाता है और प्लांट उसे पकड़कर खा जाता है। अगला है, गिव रीजंस बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबोसिस, यानी रीजन दीजिए कि जो बटरफ्लाइज होती हैं उनकी लंबी सी ट्यूब की तरह प्रोबोसिस होती है। तो आंसर है, द ओनली फूड फॉर द बटरफ्लाइज इज द नेक्टर ऑफ फ्लावर। नेक्टर इज फाउंड डीप डाउन इनटू द फ्लावर, सो देयर माउथ is adapted into a long tube-like structure called proboscis. The long proboscis pierces down into the flower and make it easy for butterflies to suck the nectar. यानी जो हमारी तितलियां होती हैं वो केवल फूलों का रस पीकर ही जिंदा रहती हैं, और साथ में ही दोस्तों जो रस होता है ना, वो फूल की बहुत गहराई में पाया जाता है, फूल के बहुत अंदर पाया जाता है। तो अब तितली से कैसे पिए, उसने क्या करा, अपने मुंह को बिल्कुल ऐसा ट्यूब जैसा बना दिया, जैसे हम फ्रूटी से स्ट्रॉ लगा के पीते हैं ना फ्रूटी को, उसी तरीके से बटरफ्लाई का मुंह भी एक स्ट्रॉ की तरह बन गया। अब वो सीधा अपना मुंह डालती है फूल के अंदर और उसे सक करती है। जो इसका लंबी सी ट्यूब लाइक माउथ है स्ट्रॉ की तरह, उसे हम कहते हैं प्रोबोसिस। आपको डायग्राम से दिखाता हूं। ये रहा दोस्तों हमारा मॉथ, बटरफ्लाई का रिश्तेदार ही है, देखने में बिल्कुल बटरफ्लाई के जैसे ही होता है। देखिए इसकी भी बिल्कुल ऐसे लंबी सी ये स्ट्रॉ की तरह चीज है, इसी को हम कहते हैं प्रोबोसिस। देखो इसने फूल के अंदर में घुसा रखी है और फूल के अंदर का जो रस होता है वो इसे सक करके सीधा पी रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन 5 में हमें ये पूरा का पूरा चार्ट बनाना है और बताना है कि इनमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। तो पहले दोस्तों मैं प्लांट में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन का आंसर करता हूं। ये देखिए जो यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं कलर से, ये वाले आपको ब्लैंक में भरने हैं। कॉपी में ऐसा सही आप एक टेबल बना लेना और उसके बाद इन ब्लैंक्स में इसको भर देना। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं। न्यूट्रिशन यानी खाना पीना से जो हमें एनर्जी मिलती है वो प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। अब प्लांट्स में कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो अपना खाना
खुद नहीं बना पाते, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। उसमें हमारे होते हैं इंसेक्टिवोरस, जो प्लांट इंसेक्ट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन पाते हैं, और कुछ होते हैं पैरासिटिक, यानी जो दूसरे प्लांट के ऊपर में जीते हैं और उसी से सारे न्यूट्रिशन लेते हैं। और एक थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन होता है प्लांट में, वो है सेप्रोफिटिक, यानी जो डेड प्लांट्स हैं उनमें से अपना न्यूट्रिशन लेना, जिसमें कि हमारा एग्जांपल है मशरूम, फंगस। अब आएंगे दोस्तों एनिमल्स पे। एनिमल्स में आपको ये 3 ब्लैंक हैं जो कलर्ड हो गए हैं, इनको आप भर दीजिए अपनी बुक में। अब देखो, एनिमल्स भी खाना खाते हैं। कुछ एनिमल्स होलोजोइक, मतलब पहले पूरा का पूरा मोटा मोटा खा लो, फिर पेट में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कुछ होते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब सीधा बस जूस जूस पिएंगे, फूल का रस, या एनिमल को भी बिल्कुल उसका जो बॉडी का फ्लूइड है वो पी जाएंगे, तो ऐसे जानवरों को हम कहते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन वाले। और थर्ड टाइप के होते हैं पैरासाइट्स, यानी जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे या उसके बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर से चिपके रहते हैं जैसे कि टिक, लाइस, और एंडोपैरासाइट्स जो कि बॉडी के अंदर में जीते हैं जैसे कि टेपवर्म और फ्लैटवर्म। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर, यानी सोचे और जवाब दें। पहला क्वेश्चन है, वी प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स एंड डिशेस एट होम, आर वी देन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स? यानी हम भी अपने घर पे बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, कई तरह के व्यंजन बनाते हैं, तो क्या हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है? आंसर है नो, वी आर नॉट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज we only cook the food that is already made by the plants. We cook food so that it gets softened and tasty and we may eat it easily, whereas autotrophs prepare the food from the inorganic compounds and convert light energy into the chemical energy. यानी हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है, क्योंकि भैया हम तो प्लांट्स का बनाया हुआ फूड को घर में कुक करते हैं। क्यों? ताकि वो फूड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हमारे खाने लायक हो जाए। हम उसे कच्चा खा नहीं पाएंगे, वो बहुत हार्ड होता है। दूसरी चीज, ताकि वो थोड़ा टेस्टी भी हो जाए, पक्के खाना अच्छा हो जाता है ना, टेस्टी सा। और थर्ड थिंग, उसमें से जर्म्स वगैरह वो भी मर जाए। और जबकि जो हमारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो हमारा लाइट एनर्जी को लेते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रेटर इन नंबर, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, व्हाई? यानी कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारी इस अर्थ पे ज्यादा हैं, ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स या फिर हेटेरोट्रॉफ्स? अब इसका आंसर है, heterotrophs cannot prepare their own food and hence are dependent on the autotrophs for food. If the number of heterotrophs will become more than autotrophs, then most of the heterotrophs will have to starve to the death. Hence, autotrophs are greater in number to prepare food for themselves and feed the lesser number of heterotrophs too. यानी हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो तो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाएंगे तो हम भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। अगर हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स से ज्यादा हो गए तो हेटेरोट्रॉफ्स तो खाना बना नहीं पाते, तो फिर वो भूखे मरने लगेंगे और बहुत सारे हेटेरोट्रॉफ्स भूख से मर जाएंगे। इसलिए ऑटोट्रॉफ्स ज्यादा है नंबर में, ताकि वो अपने लिए भी खाना बनाए और जो बचेगा फिर उसे हेटेरोट्रॉफ्स भी खा पाए। थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स फाउंड इन डेजर्ट रीजन इज स्मॉलर, हाउएवर दे आर फाउंड इन ग्रेटर नंबर्स इन द सी, व्हाई इज दिस सो? यानी हेटेरोट्रॉफ डेजर्ट में बहुत कम मिलते हैं, जबकि सी में तो बहुत ज्यादा नंबर में मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आंसर है, in deserts there is a huge scarcity of water. Water is necessary for the photosynthesis process done by the autotrophs. In deserts, due to the presence of very less number of plants and the scanty water, heterotrophs are also found in lesser number.
whereas in seas, huge diversity and quantity of plants is found, which can thrive in salty water. Hence, a number of marine heterotrophs had attracted towards the plants and lots of water. यानी डेजर्ट्स में पानी की बहुत कमी रहती है और पानी की कमी के कारण ऑटोट्रॉप्स अपना फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही चाहिए। और दूसरी बात, एनिमल्स को यानी हेटरोट्रॉप्स को भी हमारे पानी की तो जरूरत होती है और खाने की भी वहां कमी रहती है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स ही नहीं है, इसलिए हमारे हेटरोट्रॉप्स का नंबर डेजर्ट में कम रहता है। वहीं पर समुद्रों में हमारा बहुत सारा पानी है, जिसमें कि बहुत सारे ऑटोट्रॉप्स ने जीना सीख लिया है और समुद्रों में काफी ज्यादा नंबर में ऑटोट्रॉप्स पाए जाते हैं। अब समुद्रों में कई ऐसे जानवर भी हैं जो कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं, जैसे कि कई तरह की हमारी फिशेस और कई तरह के जानवर। वो समुद्र के पानी को में रहकर वहां से पानी भी बहुत सारा पा सकते हैं और खाने को बहुत सारे ऑटोट्रॉप्स भी पा सकते हैं, इसलिए वो समुद्र के पानी में ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डैमेज और हार्म डू एक्टोपैरासिटिक एंड एंडोपैरासिटिक एनिमल्स कॉज? यानी एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स हमको या जो उसका होस्ट होता है कोई भी एनिमल, उसको क्या नुकसान पहुंचाता है? तो आंसर है, बोथ एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स कॉज हार्म टू देयर होस्ट, which are as follows. First, severe weight loss. Second, infection over the wound caused by the parasite. Third, suppression of the immune system of the host. Fourth one is allergic reactions. Fifth one is anemia due to the blood loss. यानी दोनों ही एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स उनके होस्ट को डैमेज पहुंचाते हैं। एंडोपैरासाइट्स यानी जो एनिमल या प्लांट की बॉडी के अंदर में रहते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स यानी जो बॉडी के बाहर से रह के ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पहला डैमेज पहुंचाते हैं कि भैया जब वो हमारी बॉडी से इतना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, अगर जहां पर वो घाव बनाते हैं, यानी अब हमसे न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी बॉडी पे छेद जरूर करेंगे, तो उस छेद पे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा, हमारी वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें मारे नहीं। और चौथी चीज होती है एलर्जिक रिएक्शंस, यानी जो भी सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में सीक्रेट करते हैं ताकि वो आराम से हमारे खून वगैरह को पी सकें, उससे हमारी बॉडी को कई बार एलर्जी हो जाती है। और चौथी चीज होती है अनीमिया, क्योंकि वो हमारा खून लगातार पी रहे होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में अगर वो ज्यादा हो जाए तो अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अनीमिया क्या होता है? जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है उसे हम अनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, why is plant food not produced in any other parts of the plant except the green one? यानी पौधे के किसी भी और हिस्से में खाना क्यों नहीं बनता है, केवल हरे जो पार्ट्स होते हैं उसके उन्हीं में क्यों बनता है? तो आंसर है, the green color in the plants is due to the presence of chloroplasts. Chloroplasts are like the packets-like structure which contain the chlorophyll. Chlorophyll absorbs sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into food. Other parts of plant, such as fruits, roots, etc., do not contain chlorophyll. Hence, they cannot prepare food. यानी पौधे के जो भी हरे रंग के हिस्से होते हैं, जैसे कि उसके पत्ते या कई बार उसके जो नए नए तने होते हैं, ब्रांचेस जो कोमल कोमल होती हैं, वो भी ग्रीन रंग की होती हैं, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बहुत सारा क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, और ये क्लोरोफिल ही है जो कि बहुत हरे रंग का होता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स हरे रंग के नजर आते हैं। अभी क्लोरोफिल क्या करता है? ये क्लोरोफिल ही है जो कि
सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देता है फूड में यानी ग्लूकोज में। और पौधे के जो दूसरे हिस्से हैं जैसे कि रूट्स अक्सर सफेद रंग की होती है, फ्रूट्स रंग बिरंगे होते हैं, तो ये हरे रंग के तो होते नहीं, तो इनमें क्लोरोफिल भी नहीं है, तो ये फूड प्रिपेयर करते ही नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस प्यारी प्यारी वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।